नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां एथलीट अंजलि उरांव की मौत के बाद खेलगांव के कैडेट्स ने प्रदर्शन किया। साथी खिलाड़ी की मौत से नाराज खिलाड़ी सड़क पर उतर आए हैं। इस दौरान सड़क पर 200 से ज्यादा कैडेट्स उतरे और प्रबंधन की लापरवाही से अंजलि की मौत का आरोप लगाया। बता दें कि अंजलि उरांव JSS-PS में 2018-19 बैच की प्रशिक्षु एथलीट थी, जिसकी मौत रविवार सुबह हो गई थी। अंजलि की तबीयत शनिवार को ही बिगड़ी थी। उसको उल्टियां हो रही थी। सुबह में ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर अंजलि को CCL गांधीनगर अस्पताल में भेजा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में अंजलि ने दम तोड़ दिया। रिम्स में पोस्टमार्टम के बाद शव को अंजलि के घर लोहरदगा भेज दिया गया। इन बच्चों के माध्यम से पता चला कि कोई बच्ची का देहांत हुआ है। तो बच्चों का कहना है कि इस बच्ची का गलत ट्रीटमेंट हुआ है। इन लोग का माध्यम से पता चला है। बाकी अब क्या हुआ हम लोग नहीं पता है ना। तो इसके खिलाफ में वी वांट जस्टिस, मतलब हम लोग को न्याय चाहिए, बच्ची के लिए न्याय चाहिए, उसके लिए लोग निकले बाहर से। रांची में साथी खिलाड़ी की मौत से नाराज खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान खिलाड़ियों का आरोप है कि उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें 2 लड़कियों को चोट भी आई है। फिलहाल जिन 2 खिलाड़ियों को चोट आई है, उनका रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। खिलाड़ियों ने अंजलि की मौत के लिए प्रबंधन को लापरवाह बताया, साथ ही मौत की जानकारी छिपाने का भी आरोप लगाया। बता रहे थे, उसके रूम पार्टनर बता रहे थे कि उसका तबीयत खराब है। भाई एक भी दिन वार्डे लोग देखने नहीं गई रूम सही है कि नहीं। बस उसकी रूम पार्टनर लोग वार्डे पास गई तो पैरासीटामोल दे दी। उसका खून का उल्टे हो रहा है, पैरासीटामोल से ठीक हो जाएगी क्या? उसका जान चला गया है और हम लोग को बोला जा रहा है कि वो ठीक है हॉस्पिटल में। तो हम लोग हॉस्पिटल में देखने जा रहे हैं तो हम लोग को जाने भी नहीं दिया जा रहा है। कब मौत हुई है? जा रहे थे तो हम लोग जब छुआ जा रहा है, ये सब किया जा रहा है और हम लोग पे लाठीचार्ज भी हुआ। हम लोग बच्चे हैं, थोड़ी ना कोई अपराधी है जो ऐसे किया जा रहा है। तो आज आप लोग इस तरह हंगामा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका जान गया, उसके रूम पार्टनर उसके सामने उसका जान गया है और हम लोग को बोला जा रहा है कि वो जिंदा। तो हम लोग एक बार देखना चाह रहे हैं कि सही में वो जिंदा है। रांची में JSS-PS यानी झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की प्रशिक्षु कैडेट अंजलि उरांव की मौत पर आक्रोश गहराता जा रहा है। नाराज साथी खिलाड़ी लाठी डंडे के साथ बूटी मोड़ तक पहुंचे, जहां प्रशासन की ओर से उन्हें रोका गया। खिलाड़ी रिम्स में अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखना चाहते थे। साथ ही खेलगांव प्रबंधन पर देर से इलाज करवाने का भी आरोप लगा रहे थे। प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में 2 खिलाड़ियों को चोट आई, जिनकी हालत अब स्थिर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग को लेकर रिम्स में करीब 200 से अधिक खिलाड़ी रात 12:30 बजे समझा बुझाकर वापस खेलगांव हॉस्टल भेजा गया। अब आपको बताते हैं अंजलि मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। रांची के खेलगांव में बीती रात कैडेट्स के प्रशिक्षण के बाद आज सुबह हालात सामान्य है। खेलगांव के दोनों बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल के सभी 366 कैडेट्स हॉस्टल में हैं। हालांकि इनमें से कई कैडेट्स सोमवार को 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने अपने सेंटर जा चुके हैं। खेलगांव सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह सभी प्रशिक्षु खिलाड़ियों का प्रैक्टिस कैंसिल कर दिया गया है। चूंकि खिलाड़ी देर रात तक खेलगांव परिसर से बाहर थे, लिहाजा उनके आराम के लिहाज से आज अभ्यास सत्र को रद्द कर दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात जब अंजलि की तबीयत खराब थी, तब वह अपने 2 रूम पार्टनर के साथ कमरे में सोई थी। उसने खाना खाने से भी मना कर दिया था, लेकिन उसके साथी रूम पार्टनर उसके लिए खाना लेकर कमरे में पहुंचे। इस दौरान अंजलि ने निर्देश के मुताबिक पैरासीटामोल दवा का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और फिर उसकी मौत हो गई। पूरा रूट में बूटी मोड़ से रिम्स का पूरा रूट में पूरा गाड़ी का एकदम भीड़ लगा हुआ है, जाम है। पूरा बच्चा दौड़ रहा रोड में। नहीं हुआ, हम कर रहे हैं। रांची के JSS-PS हॉस्टल में एथलीट अंजलि उरांव की मौत के बाद कल देर रात हॉस्टल के बच्चों ने जमकर हंगामा किया। इधर हंगामे के बीच कल देर रात करीब 12 बजे पुलिस के वरीय अधिकारियों ने समझा बुझाकर हॉस्टल भेजा। इधर आज सुबह भी खेलगांव थाने की पुलिस हॉस्टल के बाहर तैनात है। माहौल ना बिगड़े, इस वजह से यहां PCR की तैनाती की गई है। फिलहाल कुछ बच्चों की परीक्षा है, तो बच्चे परीक्षा देने गए हैं और सभी बच्चे हॉस्टल के अंदर हैं। हॉस्टल के बाहर से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। JSS-PS की महिला एथलीट अंजलि उरांव के मौत के बाद कल खेलगांव की स्थिति तनावपूर्ण थी।
दरअसल हॉस्टल में रहने वाले बच्चों का आरोप था कि लापरवाही की वजह से अंजलि की मौत हुई, जिसके बाद कल देर रात हंगामा हुआ और हंगामे के बीच बूटी मोड़ को बच्चों ने जाम कर दिया। इस वक्त हम हॉस्टल परिसर के बाहर में हैं। फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है, किसी भी तरीके की हलचल यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक पीसीआर वैन की तैनाती जरूर यहाँ पर कर दी गई है। निकटतम थाने के द्वारा पीसीआर वैन की तैनाती इस वजह से की गई है ताकि किसी भी तरीके का माहौल जो है वो बिगड़े ना। हम आपको बता दें कि जब हमारी बातचीत यहाँ पीसीआर वैन से हुई है तो उनके कार्यरत अधिकारी ने कहा है कि बाहरी आदमी आकर कोई तुल ना दे, इस वजह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर तैनाती की गई है। कुछ बच्चे जिनका एग्जाम था आज उन्हें एग्जाम देने के लिए भी भेज दिया गया है। उसके अलावा कोई यहाँ पर माहौल को ना बिगाड़े, इसको देखते हुए पीसीआर की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है ताकि स्थिति सामान्य बनी रहे। क्योंकि कल रात जिस तरीके से कि बच्चों ने लाठी डंडे के साथ बूटी मोड़ को जाम किया था, उसके बाद पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी थी और फिर जाम टूटा था। हमारे साथ सर है। सर, क्या माहौल है अभी और किस तरीके की स्थिति बनी? अभी शांतिपूर्ण है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। रात कैसे नियंत्रण किए? रात में किस तरह? रात में बच्चा के समझा बुझा के लाया गया, और क्या किया जाएगा उसमें। कितने बच्चे लगभग थे? लगभग 400-500 लड़कन थे सब। कितने देर जाम की स्थिति थी? जाम उम नहीं किया था, जाम नहीं, सब सड़क पर किनारे किनारे थे। जाम कहीं गाड़ी घोड़ा जाम नहीं किया गया। रात लगभग कितना देर लगा इन सब चीजों? सबको समझाने में लग गया करीब 3-4 घंटा। 12-12:30 बजे के आसपास। और फिर यहाँ अभी सुबह से क्या स्थिति? सुबह से सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब अंदर ही है? सब अंदर है, कुछ परीक्षा देने जो गया है सो गया है, बाकी सब है अपना। हालांकि कुछ बच्चे एग्जाम देने के लिए गए हैं, कुछ अभी अंदर ही हैं, लेकिन अब सवाल ये होता है कि आखिर मौत हुई कैसे। अंजलि उरांव के मौत के बाद जो स्थानीय बच्चे हैं उन्होंने, यानी जो हॉस्टल में जो रहने वाले बच्चे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि लापरवाही की वजह से मौत हुई है। अब ये जांच का विषय है कि किस तरीके से इस लापरवाही पर जांच होता है और इस जांच में क्या कुछ सामने आता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार पर रोक के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक हाल ही में हुई थी। इसमें डीसी के साथ बीसीसीएल, सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ डीआईजी और एसपी भी शामिल हुए थे। इसमें अवैध कारोबार रोकने पर चर्चा हुई, लेकिन रोक नहीं लग सकी है। यहां कोलियरी और आउटसोर्सिंग कंपनी के पास करीब 6 मुहाने खोलकर कोयले की तस्करी की जा रही है। जिस स्थान पर मुहाने खोले गए हैं उसके ठीक ऊपर बीसीसीएल की भारी वाहन सहित अन्य बड़ी मशीन चलती हैं। ऐसे में अगर सड़क धंसती है तो जान माल के नुकसान के साथ बड़ा हादसा भी हो सकता है। वहीं यहां मौजूद पेट्रोलिंग सीआईएसएफ की टीम इससे अनजान है। अधिक जानकारी दे रहे हैं धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद कोयले की राजधानी, यहाँ कोयला बीसीसीएल जितना वैध तरीके से नहीं उत्खनन कर रही है, उससे कहीं अधिक अवैध तरीके से अवैध कारोबारी कर रहे हैं। और अभी हम हैं धनबाद जिले के बीसीसीएल बरोरा एरिया 1 के 9 स्ट्रीम के नजदीक। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ 4 से 5 मुहाने खुले हुए हैं और इन मुहानों से लगातार कोयले की अवैध कटाई मजदूर करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि बीसीसीएल के स्थानीय अधिकारियों को इसकी भनक नहीं है। हो ये भी सकता है कि बीसीसीएल के अधिकारियों को भनक होगी, लेकिन इन मुहानों की भराई वे नहीं कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं अवैध कोयला कारोबारियों से 60 गांठ की तरफ इशारा करती है। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये किस तरीके का मुहाना है और अंदर भूल भुलैया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ खाली बोरे मुहाने के बाहर है। और अब हम आपको इस मुहाने के अंदर ले चलते हैं। यहाँ देवी देवताओं के तस्वीर लगाए गए हैं, विधि विधान से पूजा की गई है और उसके बाद इस अवैध मुहाने को खोला गया है। यहाँ बंद बोरों में कोयला कटाई कर रखा गया है और यह मुहाना कुछ दूर जाने के बाद समाप्त हो जा रहा है। हम इसके अन्य मुहानों की तरफ भी आपको लेके चलते हैं कि यहाँ 4 से 5 मुहाने खोले गए हैं, जो कोयले कटाई करने के लिए मजदूर लगातार यहाँ पहुँचते हैं। कि यहाँ पर कोयला के अवैध मुहाना है और इसकी हाइट और इसकी गहराई कम है, लेकिन ऊपर बीसीसीएल की जाने वाली सड़क है, जो बीसीसीएल के वैध बीसीसीएल एरिया 1 के उत्खनन स्थल की तरफ जाती है। और अगर ये मुहाना भरा नहीं गया तो हो ये भी सकता है कि यह सड़क इस मुहाने के कारण गिर जाएगी और बीसीसीएल के जाने वाले जो वाहन है वह भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं
वो राजस्व की चोरी करवा रहे हैं, कोयले की तस्करी करवा रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तब कहीं जाकर इस पर विराम लग सकता है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। खबर साहिबगंज से, जहां स्नेह स्पर्श नाम के वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग की गला काटकर हत्या की कोशिश की गई। घायल बुजुर्ग को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरहेट बाजार के रहने वाले 78 साल के अनिरुद्ध प्रसाद शाह को 1 मई 2022 में कुछ लोगों ने वृद्धाश्रम में रखा था। तब से वह वृद्धाश्रम में रह रहे थे। उनकी 2 बेटियां हैं। वृद्ध के पास कुछ संपत्ति भी है, जिसे लेकर पहले से विवाद चल रहा है। वृद्ध अपनी संपत्ति 3 भागों में बांटना चाहता है, तो हिस्सा अपनी दोनों बेटियों को, तो एक हिस्सा अपनी बहन को देना चाहता था, लेकिन बेटियां इसके लिए तैयार नहीं थी। शनिवार की रात करीब 10 बजे वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी महिला पुरुष खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो गए। सुबह में एक महिला उठी तो उसने वृद्ध को शौचालय के पास गिरा देखा। पास में जाने पर गला कटा हुआ था। रहने वाले अनिरुद्ध प्रसाद थे, जो जिनकी 2 बेटी ही है और वो वृद्धाश्रम में रह रहे थे। सुबह में करीब 5:30 पौने 6 बजे आसपास जो उनके साथ रहते थे वो देखे कि गिरा हुआ है और गला से में चोट है, मैंने कटा हुआ चोट है, और उसी के चलते उसको तो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए बाहर भेज दिया गया है। और इस बीच पाकुड़ से बड़ी खबर है, जहां ससुराल में दामाद की हत्या कर दी गई है। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा है। ससुराल में दामाद रह रहा था। पाकुड़िया के जोका गांव की घटना है। शिकारीपाड़ा के जबरदाहा का निवासी लखन बताया जा रहा है और ससुराल पक्ष पर आरोप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के लग रहा है। पाकुड़ से खबर, जहां ससुराल में दामाद की हत्या कर दी गई है। और इस बीच गुमला से भी बड़ी खबर, जहां गुमला के सिसई में लगी भीषण आग, 70 बोरा धान के साथ लाखों का नुकसान हुआ है। अगलगी में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पंपिंग सेट से लोगों ने आग बुझाई है। बरगांव चट्टी डंगरी टोला की यह घटना सामने आई है। बढ़ेंगे आगे। गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के दमगी में ग्रामीण लकड़ी तोड़ने और महुआ चुनने के लिए जंगलों में आग लगा रहे हैं। इस अगलगी की वजह से भारी संख्या में पेड़ पौधों को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही इसमें रहने वाले जीव जंतु भी जलकर नष्ट हो रहे हैं। वहीं इससे निकलने वाले जहरीले धुएं से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गर्मी के मौसम के आगमन होते ही गिरिडीह जिले के अलग अलग जगहों में, खासकर जंगली इलाकों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। और गर्मी के आगमन होते ही ये जो सिलसिला है जंगलों में आग लगाने की, वो शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के अंतर्गत आने वाले दमगी में। ये परसन्ना गांव है और यहाँ पे ग्रामीणों ने आग लगाया है। और इन लोगों का कहना है कि जो आग लगाया है ताकि ये जो लकड़ियां हैं, लकड़ियां सूखे और ये लोग तोड़े, क्योंकि इन्हीं लकड़ियों के माध्यम से ये लोग घरों में खाना बनाते हैं, इसे जला करके चूल्हे में। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि सरकार ने जो गैस की जो दाम है उसमें बढ़ोतरी की है, इससे उन लोगों की काफ़ी दिक्कतें हो रही है और ये लोग जो गैस का सिलेंडर है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों आग आप लोग लगाते हैं? काठी झुरनी तोड़ने के लिए। और कल लगाएंगे तो क्या करते हैं? झुरी का रोटी बनाता है, चावल सिजाता है, मतलब खाना इसी से बनाते हैं आप लोग? बनाते हैं इसी से खाना। क्यों जो गैस सरकार देती है, क्या गैस नहीं जलाते हैं आप लोग? गैस नहीं जलाते हैं हम लोग। क्यों? कहाँ जलाएंगे? जब 1200 रुपया लेता है गैस का, तक गैस जलाएंगे क्या? बाल बच्चा के खिलाएंगे खरीद के? तो कहीं ना कहीं जो गैस के सिलेंडर के जो गैस की जो दाम बढ़ रहे हैं, उससे जो ग्रामीण जनजीवन है उससे प्रभावित हो रहा है और ग्रामीण लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और परिणाम यह हो रहा है कि लकड़ी तोड़ने के लिए जंगलों में आग लगा रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि इसी को जला करके ये लोग खाना बनाते हैं। और लगातार इस तरह से जो जंगलों में आग लगाई जाती है, जंगलों को तो नुकसान होता ही है, यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं का भी नुकसान होता है। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं पर्यावरण भी प्रदूषित होता है इससे निकलने वाले जहरीली धुएं से। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। झारखंड के नवनियुक्त चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा आज मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ लेंगे। इसे लेकर राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उन्हें शपथ दिलाएंगे। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा झारखंड हाईकोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश हैं। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ओडिशा के रहने वाले हैं और बोलांगीर के राजेंद्र कॉलेज से उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में
उन्होंने एमकॉम और कानून की पढ़ाई की। वे 1988 में वकालत के पेशे से जुड़े और अपने पिता मार्कंडेय मिश्रा के निर्देशन में प्रैक्टिस शुरू की। साल 2009 में ओडिशा हाईकोर्ट के वे जज बने। झारखंड हाईकोर्ट आने से पहले वे उत्तराखंड हाईकोर्ट में जज थे। दो मार्च को रांची में G20 समिट को लेकर विदेशी प्रतिनिधियों की बैठक होगी। इसमें 60 डेलीगेट्स शामिल होंगे, जिनके रहने की व्यवस्था होटल रेडिसन ब्लू में की गई है। G20 समिट की बैठक पहले CCL के दरभंगा हाउस में होगी, जिसके बाद इनके रहने की व्यवस्था रांची के रेडिसन ब्लू में की गई है। व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसे लेकर प्रशासन ने JCA प्रबंधन को भी स्टेडियम में मौजूद कमरे की बुकिंग नहीं करने की सलाह दी है, ताकि जरूरत के मुताबिक कमरे लिए जा सके। बताया जा रहा है कि सभी डेलीगेट्स 1 मार्च को रांची पहुंच जाएंगे, जिसे लेकर रांची नगर निगम की ओर से भी सारी तैयारी पूरी की जा रही है। रांची नगर निगम अपने काम के माध्यम से G20 के सदस्यों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। हम जो क्षेत्र से वो आएंगे, जहां रुकेंगे और वहां से जो जाएंगे पतरातू की ओर, तो उसमें जो भी निगम का क्षेत्र पड़ेगा वहां हम स्वागत करने की भी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले 2 तारीख को रांची के दरभंगा हाउस में G20 की मीटिंग होनी है और इस G20 के बैठक को लेकर रांची जिला प्रशासन नगर निगम जो है वो तैयारी उन्होंने अपनी पुख्ती कर ली है। बताया जा रहा है कि 60 डेलीगेट्स जो हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। सबसे पहले दरभंगा हाउस में मीटिंग होगी, यानी बैठक होगी, और उसके बाद जो है सभी को रहने की व्यवस्था होटल रेडिसन ब्लू में किया गया है। इसके साथ साथ रांची के जो JSCA स्टेडियम है उसके प्रबंधन को भी जिला प्रशासन ने कहा है कि अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वहाँ के भी कमरे को फिलहाल बुक नहीं किया जाए। अगर जरूरत पड़े तो वहां भी जो इन डेलीगेट्स को रुकने की व्यवस्था है वो की जा सकती है। इनके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहां बैठक के बाद, यहां रुकने के बाद जो है वो पतरातू घूमने के लिए वो जा सकते हैं। तो पतरातू का जो लेक है, यानी रिजॉर्ट लेक जो है, उसे भी 22 तारीख से लेकर 4 तारीख तक बंद कर दिया जा रहा है, यानी आम लोगों के प्रवेश पर उस पर रोक लगा दी गई है। अगर आप 2 तारीख की बात करें तो 2 तारीख को जब डेलीगेट्स यहाँ पहुंचेंगे तो कई रूट जो होंगे उसे भी वो भी बाधित हो सकता है। आम लोगों के लिए उन रूट को कुछ देर के लिए बंद किया जा सकता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे बंद किया जा सकता है। इसके साथ साथ जब वो जिस रास्ते से डेलीगेट्स गुजरेंगे उस रास्ते पर जो भी ऊंची इमारतें होंगी उनके ऊपर प्रशासन के हथियार के साथ तैनाती होंगी, यानी हथियारबंद प्रशासन जो है वो वहां पर तैनात होंगे, ताकि किसी भी तरीके की सुरक्षा में जो है वो चूक ना देखी जाए और तमाम व्यवस्था जो है पुख्ती कर ली जाए। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम के डिप्टी चेयरमैन ने कहा है कि उनके द्वारा भी तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है और जब डेलीगेट्स यहां से पतरातू की ओर जाएंगे उस दौरान रास्ते में जितने भी जगह नगर निगम के मिलेंगे उस जगहों पर जो स्वागत की है तैयारी वो भी की जा सकती है और साफ सफाई को लेकर भी खासा नजर रखा जा रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में अब गर्मी बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। वहीं आने वाले 5 दिनों में झारखंड में बारिश की कोई संभावना नहीं है। रांची के इलाकों की बात करें तो सुबह के तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं राज्य में सबसे अधिक तापमान जमशेदपुर में मापा गया है, जहां अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर रांची में अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम में बदलाव पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। झारखंड में अगले 1 हफ्ते में 5 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब 5 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि गर्मी की जो सुगबुगाहट है वो होने लग जाएगी, यानी कि गर्म जो है मौसम हो जाएगा। हम आपको बता दें कि अगर कल के मौसम वैज्ञानिक की माने तो कल के तापमान के मुताबिक अगर रांची की बात करें तो रांची का तापमान, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था। वहीं पूरे राज्य भर में सबसे अधिक गर्म जो जिला था वो जमशेदपुर था, जहां 32 डिग्री से भी अधिक टेम्परेचर मापे गए थे। बता दें कि अक्टूबर के महीने के बाद से झारखंड में बारिश बहुत कम देखने को मिली है, ना के बराबर देखने को मिली है, जिसकी वजह से कि कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 1 हफ्ते में 5 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। यानी अगर 30 डिग्री टेम्परेचर मापा गया है तो कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में यानी कि 1 हफ्ते के अंदर 5 डिग्री बढ़कर यानी 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो सकता है और इस दौरान गर्मी भी बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि जब बारिश नहीं हुई तो जो जमीन थे वो गीले नहीं हुए, यानी कि जमीन ठोस रहे, और फिर जो हवाएं चली है तो हवा को चलने की वजह से जो हवा में गर्माहट है वो भी देखने को मिल रही है और इस वजह से जो गर्मी है वो इस बार जो है पहले दस्तक दे रही है। यानी 5 से 7 दिनों के अंदर 5 डिग्री की जब टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी जाएगी तो उस दौरान मौसम जो है वो गर्म हो सकता है।
गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और इसके साथ जोहार झारखंड में इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइन।